Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the 7th chapter of ACCA F7 and the name of the chapter is Conceptual Framework Measurement of Items. So guys, ये जो चैप्टर है ये थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिक्स है और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था फिक्स एसेट को हम नॉर्मली कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। उसके बाद हमने देखा था फिक्स एसेट्स को कई बार हम रीवैल्यूड फिगर पे लिखते हैं, हर साल एसेट की रीवैल्यूएशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन हम बुक्स बनाते हैं उस बुक्स में एसेट की जो वैल्यू है, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन पढ़नी है कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड्स। लाइक हमारा एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, करंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यू। इसमें से 2-3 तुमने पढ़ी भी हुई तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। इसमें थियोरी और प्रैक्टिकल मिक्स है। प्रैक्टिकल बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ आइटम। सो मेजरमेंट बेसिस में देयर आर अ नंबर ऑफ मेजरमेंट बेसिस mentioned in the International Accounting Standard Board Conceptual Framework for Financial Reporting। एसेट्स को हम कैसे कैसे वैल्यू कर सकते हैं। एक तो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक करंट कॉस्ट, एक रिलायजेबल वैल्यू यानी फेयर वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। ये चारों चीज़ें हमने इनडायरेक्टली इसी F7 में एक ना एक जगह पे करी हुई हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर कंसिडरेशन गिवन फॉर द आइटम। करंट कॉस्ट क्या होती है? द कैश दैट वुड हैव बीन पेड टू रिप्लेस द एसेट, के मार्केट में दूसरा एसेट आज की डेट में कितने का है, तो वो वैल्यू। रिलायजेबल वैल्यू के इस एसेट को अगर हमें सेल करना हो तो किस वैल्यू पे सेल करेंगे। और प्रेजेंट वैल्यू, उस एसेट से हमें अगले सालों तक कितना रेवेन्यू आएगा और उस रेवेन्यू की हम आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मैंने तुम्हें एक जगह पे कराया था। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा क्रक्स दिया हुआ है, आगे इन सबको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट आइटम्स आर हेल्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मोस्ट आइटम्स मतलब मोस्ट एसेट्स आर हेल्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट इज नॉर्मली यूज्ड एज एन alternative to historical cost accounting. Talking to account inflation, this will be investigated further within this chapter, of course. Some items may be revalued to fair price, such as revalued assets or investments. Present value is being used in respect of items with cash flow receivable payable in future period. ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसका अभी कुछ हमें डिटेल में नहीं करना, जस्ट फॉर अ प्लेन रीड। तो लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिकली ये कहता है कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, वी यूज टू रिकॉर्ड एसेट एट देयर कॉस्ट एंड उसमें जो भी उसकी एसेट की डेप्रिसिएशन अभी तक लगी होती थी वो वैल्यू हम माइनस कर देते थे। कैसे? जो भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हम क्या करते थे, हम लिखते थे कॉस्ट ऑफ एसेट, इसमें से माइनस करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक इस एसेट पे कितनी लगी हुई है, और नेट वैल्यू जो हमारी होती थी इसको हम बोलते थे कैरिंग अमाउंट, के आज की डेट में ये एसेट इतने का है। पहले ये चीज़ चलती थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था ताकि जितने भी ओनर्स हैं हमारे, उनको ये पता चल जाए कि ये एसेट की हमारी आज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन कितनी है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिपोर्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन दैट इज यूजफुल टू सर्टेन टाइप ऑफ यूजर्स फॉर असेसिंग दी स्टीवर्डशिप ऑफ द डायरेक्टर्स एंड फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। कि एसेट की 10 साल की लाइफ थी, हर साल इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, तो 5 सालों में एसेट की इतनी वैल्यू गिर गई, आज की वैल्यू इतनी है। ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है। ये पैराग्राफ बोल रहा है कि ऑल्दो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एसेट्स को लिखते थे, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट के भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये 3 डिसीजन में फेल हो जाता है, वो ये डिसीजन में हमारी हेल्प नहीं करता अगर हम एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट डज नॉट वर्क? पहला, अगर बिजनेस को अनदर सिमिलर एसेट परचेज करना है, जैसे मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग करंट एसेट का मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू इतनी है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मुझे ये बताता है। लेकिन हो सकता है अगर मैं मार्केट में सेम एसेट परचेज करने जाऊँ, चाहे सेकेंड हैंड परचेज करने जाऊँ, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकता है ना, मार्केट इन्फ्लेशन चलती रहती है। हो सकता है सेम एसेट अगर मुझे सेकेंड हैंड परचेज करना पड़े उस सेम कंडीशन में, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मुझे इस टाइप के डिसीजन लेने में कभी हेल्प नहीं करता। मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे कभी नहीं सोच सकता कि अच्छा आज की डेट में इसकी 10 लाख वैल्यू है, दैट मीन्स 10 लाख का ही ये एसेट सेल हो जाएगा और 10 लाख का ही दूसरा नया आ जाएगा, मुझे अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल। हिस्टोरिकल कॉस्ट इस डिसीजन में हमारी हेल्प नहीं करता। सेकंड, द एसेट माइट बी सोल्ड। अब हमारी बुक्स में आज की डेट में इसकी वैल्यू इतनी है, बट हमें क्या पता कि मार्केट में ये कितने का सेल होगा, हमें तो ये भी नहीं पता। हो सकता है ये एसेट बुक्स में दिखा रहा हो 1 लाख, बट आज की डेट में वैल्यू कुछ भी ना हो इसकी, शायद 40,000 का भी ना सेल हो सकता है हमारी बुक्स की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1 लाख हो और मार्केट में शायद 1.5 लाख का चला जाए। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से हम ये भी अज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट में ये एसेट कितने का आज की डेट में बिकेगा। तो द एसेट माइट बी सोल्ड, मैनेजमेंट नीड टू नो द अमाउंट which would be realized from sale less any cost involved in disposal, that is net realizable value. Again this may bear no relationship to historical cost. historical cost का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये हमें कभी भी realizable value नहीं बताता। Third, the asset might be used in the business. Management need to estimate future cash flow arising from the asset and discount these to their present value, that is economic value, जो हमने F2 में भी पढ़ा था और मैंने ऊपर भी एक जगह इसका रेफर कराया था कि मुझे अपने सारे कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखनी है कि आज की डेट में इस एसेट की कितनी प्रेजेंट वैल्यू है। वो प्रेजेंट वैल्यू भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नहीं बताता। ठीक है, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट का कैसे हम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं है। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसकी थ्योरी एक बार पढ़ लेना। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई, सीधा तुम्हें समझा दिया। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं तुम्हें ऑब्वियसली कराऊंगा। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग ये एक बार पढ़ लेते हैं। दीज आर, इसके फीचर्स क्या हैं। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। आइटम्स और इवेंट फॉर विच नो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हैज़ अकर्ड आर नॉट रिकॉर्डेड। यूजुअली इग्नोर्ड मतलब नॉट रिकॉर्डेड। जिस भी चीज़ में मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है हम उसको बुक्स में नहीं लिखते थे। इनकम फॉर ईच पीरियड इज नॉर्मली टेकन इन टू अकाउंट ओनली व्हेन रेवेन्यू इज रियलाइज इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म सच विल बी सून कन्वर्टेड इनटू कैश। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाती थी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते थे, चाहे कैश आया या फिर आगे आने वाला है और हमें पता है आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने गुड सेल कर दिए और सेल करते ही मुझे पता है ये बंदा चला गया, ये कभी वापस मुड़ के नहीं आने वाला, इससे पैसे कभी नहीं आएंगे, तो मैं ये सेल भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा बुक्स में। क्यों मैं अपनी सेल दिखाऊंगा जब उस सेल का फ़ायदा ही नहीं हुआ बिजनेस को, ये तो नुकसान हो गया ना उल्टा, के सामान चला गया लेकिन पैसे तो आएंगे नहीं। हम जो सेल बुक्स में दिखाते हैं उसका मतलब क्या होता है, हमें ये पैसे या तो कैश में आ चुके हैं या क्रेडिट के हमें ये पैसे आगे जाके आ जाएंगे। और अगर क्रेडिट में से आगे जाके कुछ पैसा हमारा बैड डेट हो गया या इररिकवरेबल डेट हो गया, तो इररिकवरेबल डेट को हम अपना लॉस दिखाते थे। पहले सेल दिखा दी पूरी इनकम और जो पैसे नहीं आए उसको हमने लॉस दिखा दे कि ये वाले पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेम थिंग हम सारी ट्रांजैक्शंस वो दिखाते हैं या तो कैश में हो या सच फॉर्म दैट विल बी सून कन्वर्टेड इनटू कैश। प्रॉफिट्स कैसे निकालते थे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज फाउंड बाय मैचिंग ऑल द इनकम्स अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करते थे और एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता था। These features of accounting have served users well over many years in assessing the stewardship of the directors. Basically normal यही accounting के rules बन गए थे जो हमेशा हम follow करते हैं। अब इसमें आता है आगे एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सॉरी। अब इसके बेनिफिट्स क्या है हमें, सबसे पहले इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तुम बोलोगे कि सर कहाँ ईजी थी, डेप्रिसिएशन ये सब वो सब, ठीक है, मतलब समझा सकते हैं हम किसी को कि हमने ये कैलकुलेशन कैसे करी है। इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्ड, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स आर ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम बायस, क्योंकि इसमें कुछ भी बायसनेस नहीं हो सकती। जितना कैश खर्चा करा हुआ है उतना ही आपको बुक्स में दिखाना है, जितने प्रूफ्स होंगे वो दिखा पाओगे।
Historical cost values are reliable and original values can be confirmed based on original invoice and accompanying documents, जो मैंने बताया था सेम चीज़. Historical cost accounts do not record gains until they are realized. मतलब historical cost accounting क्या कहती है, अगर प्रोडक्ट की एसेट की मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी है, जैसे बिल्डिंग हमने 10 लाख की ली थी, आज की डेट में इसकी वैल्यू लेट से 40 लाख है, बट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है, हमें तो बुक्स में 10 लाख की लिखनी है, हम 40 का कुछ नहीं करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखनी, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग डू नॉट रिकॉर्ड गेन्स अंटिल दे आर रियलाइज. जब तक हमारा एसेट अगर आज की डेट में 40 का सेल हो गया तब हम 30 का प्रॉफिट दिखाएंगे, लेकिन अगर वो एसेट हमारे पास है हम उस एसेट का कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ 10 लाख की बुक्स में रहेगा, प्लस जो इस पर थोड़ी बहुत डेप्रिसिएशन लग रही है. ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. ये थोड़े से तुम्हें समझ के मतलब समझने पड़ेंगे, लर्न तो मैं नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिकली समझने पड़ेंगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे. स्पेसिफिकली रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझोगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे. तो डिसएडवांटेज नंबर 1, कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट इज़ ऑफन सब्सटैंशियली बिलो द करंट वैल्यू. जो मार्केट वैल्यू होती है एसेट की उससे हमेशा कम दिखाता है हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू, जैसे मैंने बिल्डिंग का बताया है. ज़्यादा भी दिखा सकता है, कम भी दिखा सकता है. इन्वेंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट प्राइसेस एट द डेट ऑफ परचेज एंड मैन्युफैक्चर रादर देन एट करंट ईयर प्राइस. कि अगर हमारी बुक्स में स्टॉक है, स्टॉक को भी हम कॉस्ट पे दिखा रहे हैं जिस पे परचेज़ किया था. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप्स का बिजनेस है, लैपटॉप इज़ अ स्टॉक फॉर मी. अब अगर लैपटॉप के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट हो गए कुछ टैक्सेशन की वजह से, तो मैं तो अपनी बुक्स में कॉस्ट प्राइस पे दिखा रहा हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, कोई भी मेरी बुक्स को देख के बता ही नहीं सकता कि एसेट की आज की वैल्यू क्या है. लैपटॉप अच्छा आपने 40,000 का लिया था, आप 40,000 का बुक्स में है, बट आज की डेट में तो सेल प्राइस इसका 30 के वैसे काफ़ी गिर गया. आप दिखा रहे हो बुक्स में आपके लैपटॉप है 40,000 का, लेकिन आज की डेट में तो 30 का सेल होता है, इससे ऊपर का तो सेल ही नहीं होगा, मॉडल ही चेंज हो गया ये. तो इन दैट केस ये तो मेरा नुकसान है. तो वो चीज़ हमारा नुकसान है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में नहीं दिखती. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस डू नॉट रिफ्लेक्ट करंट वैल्यू ऑफ एसेट कंज्यूम्ड, सो प्रॉफिट इन रियल टर्म्स इज एग्जैचुरेटेड. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एसेट को हमने एक्चुअली कितना यूज़ किया है वो हमें नहीं पता चलता. हो सकता है एसेट पहले साल में इतना यूज़ कर लिया, ओके बुक्स में वैसे लाइफ हो 5 साल, बट पहले साल में इतना यूज़ कर लिया कि अगले साल भी ना चले शायद. नेक्स्ट, इफ प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फुल द लेवल ऑफ ऑपरेशन वुड हैव टू बी कर्टेल्ड. सो इट सेज बेसिकली कि अगर हम जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे जो ऑपरेशन है, लेवल ऑफ ऑपरेशन, वो हमारा कर्टेल मतलब कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बट आई डोंट नो कि इसका इस चैप्टर से कोई रिलेशन है या नहीं है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, बट एनीवेज नो अकाउंट इज टेकन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑन मॉनिटरी आइटम सच एज डिज़ाइन और सेटल्ड इन कैश. बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ प्रॉपर्टी, जस्ट इन एक केस, अगर प्रॉपर्टी हमने 1 लाख हमने ऑनलाइन पेमेंट इन द सेंस चेक के थ्रू पेमेंट की थी, विच वॉज लाइक वाइट की पेमेंट. और अब वाइट और ब्लैक की पेमेंट बेसिकली क्या होती है, जैसे नॉर्मली इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी वैसे होती है जैसे 1 लाख की, तो जो रजिस्ट्री वैल्यू सब कुछ होती है, गवर्नमेंट को पता चलेगा कि 1 लाख की प्रॉपर्टी सेल हुई है. बट नॉर्मली जो दो बायर और सेलर होते हैं दे ऑल्सो हैव सम अग्रीमेंट कि वो कुछ आपस में इसके अलावा और भी पेमेंट करेंगे, जैसे 50,000 और 60,000. सो नॉर्मली इसको बोला जाता है प्रीमियम. दिस इज़ कॉल्ड प्रीमियम विच इज़ टू बी पेड इन कैश ओनली. कि वैसे प्रॉपर्टी 1 लाख की है, लेकिन आज की डेट में प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट प्राइस से ज़्यादा कि आपको हम सेल करेंगे, बट आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा विच इज़ इन कैश. अब कैश पेमेंट का जो प्रीमियम है इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता. वी डोंट गेट एनी प्रूफ फॉर दैट. दैट्स वाई वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट इन बुक्स. हमें बुक्स में तो 1 लाख की ही दिखानी पड़ेगी. दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. The overstatement of profit and understatement of assets prevent meaningful calculation of return of capital employed. बेसिकली क्या है कि अगर हम प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखा रहे हैं और अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट की वैल्यू कम दिखा रहे हैं, उससे जो हमारी एक रेशियो थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो हमारी ठीक नहीं आती.
ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे कि तुम इसको बहुत डिटेल में करो, जस्ट एक बार इसको थॉरोली पढ़ लेना, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू डिग डीपर इनटू दिस सारा, नॉट रिक्वायर्ड। तो जो रिक्वायर्ड है हम वही पढ़ेंगे। As a result of the above, users of accounts find it extremely difficult to assess the company's progress from year to year or to compare the results of different operation, अगर हम हर चीज़ को historical cost पे रिकॉर्ड करते हैं। गाइज ये ब्लैंक देख के मत सोचना कि चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्चुअली आगे इलस्ट्रेशन है, तो वो इलस्ट्रेशन के लिए वो बड़ी थी इसलिए उन्होंने वहाँ पे नहीं करी। तो लेट्स स्टार्ट दिस इलस्ट्रेशन गाइज। कंपनी ए एक्वायर्स अ न्यू मशीन फॉर 2004। एक काम करते हैं, चलो मैं ऐसे करता हूँ सो दैट मैं भी जब सॉल्व करूँ तो तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि मैंने कैसे सॉल्व करा ये। ठीक है, नीचे से हम नहीं देखेंगे। कंपनी ए एक्वायर्स अ न्यू मशीन इन 2004। दिस मशीन कॉस्ट 50,000 एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो 2004 में मशीन परचेज की थी, 50,000 की, यूजफुल लाइफ वॉज 10 ईयर्स। दैट मीन्स डेप्रीसिएशन ईच ईयर हमारा हो गया 5,000। कंपनी बी एक्वायर्ड एन आइडेंटिकल 1 ईयर ओल्ड मशीन इन 2005। कंपनी बी ने सेम मशीन परचेज करी, 1 साल पुरानी मशीन। द कॉस्ट ऑफ मशीन वॉज 48,000। उसने मशीन परचेज करी 48,000 में। ठीक है, एंड इट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 9 ईयर्स। और इस मशीन की लाइफ ऑफकोर्स सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया जो 1 साल चली है तो उसकी लाइफ होगी 9 ईयर्स। Depreciation charges straight line basis and nil residual value of 2005। हमें बेसिकली क्या करना है इसमें, हमें क्वेश्चन में कुछ बोला गया, क्वेश्चन कहाँ है इसमें? अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ इन्होंने, इट्स नॉट इलस्ट्रेशन, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ इलस्ट्रेशन, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो देखो इस मशीन पे मैं यहीं से बताता हूँ, इस मशीन पे डेप्रिसिएशन पर ईयर लगती है 5,000। ये जो मशीन हमने परचेज की है, ये मशीन जब 1 साल बाद देखा जाए, इस मशीन की वैल्यू 1 साल बाद कितनी होगी थी? एज पर बुक्स 50,000 माइनस 5,000 45,000। तो एज पर बुक्स कैरिंग अमाउंट है 45, लेकिन सेम मशीन अगर मार्केट से परचेज करोगे जो कंपनी बी ने परचेज की है, सो दैट इज़ फॉर 48,000। तो 48,000 9 ईयर्स, इस पे डेप्रिसिएशन लग रही है ज़्यादा। सो दैट मीन्स हम अपने अगर हम एक्चुअली बुक्स को इस वैल्यू में रिकॉर्ड करते तो हमारी डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगती। डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगने का मतलब क्या है कि हमारे प्रॉफिट्स कम शो होते, तो हम प्रॉफिट ओवरस्टेट कर रहे हैं। तो कैरिंग अमाउंट एट द ईयर एंड ऑफ 2005 आर कंपनी ए का जो एसेट है 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 50,000। अब जैसे 45 थी, अगले साल भी 5,000 की डेप्रिसिएशन, तो रहेगी 40,000। और कंपनी बी ने जो एसेट परचेज किया है इसकी आज की वैल्यू होनी चाहिए थी 48,000 माइनस 5,333 जो भी डेप्रिसिएशन है। सो दिस इज 42,667। हो सकता है कुछ बच्चे ये बोले कि सर आपने यहाँ पे 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस की है, यहाँ पे 1 साल की है, ऐसा क्यों? गाइज ये एसेट हमने परचेज किया था 2004 में और 2005 में इसकी वैल्यू इतनी थी। और 2005 में एक और एसेट दूसरी कंपनी ने सेम एसेट 1 साल पुराना परचेज किया था 48,000 का 2005 में। तो 2006 में इस एसेट की वैल्यू ये आ गई और इस एसेट की वैल्यू 2006 में 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये। दैट मीन्स प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखानी थी, तो प्रॉफिट हमने ओवरस्टेट कर दिए क्योंकि कम डेप्रिसिएशन दिखाई है हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग। और एसेट की वैल्यू बुक्स में ज़्यादा आनी थी, एसेट की वैल्यू हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट में कम दिखाई है। दैट मीन्स एसेट हमने अंडरस्टेट कर दिए। और हमने डिसएडवांटेज ये पढ़ा ही था कि मार्केट में नॉर्मली एसेट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अवर कैरिंग अमाउंट। ठीक है, ये है हमारी इसकी इलस्ट्रेशन। अब आती है अदर वैल्यू, अदर एसेट वैल्यू। जैसे पहले हमने वो यहाँ पे बस थोड़ा सा और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक आती थी हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी अदर एसेट वैल्यूज़ में और कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे एसेट की वैल्यूएशन के रादर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट? एक आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक आता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, एक आता है इकोनॉमिक वैल्यू।
ये मैंने तुम्हें ऊपर भी बता दिए थे, एक बार यहाँ पे फटाफट से इसको कर लेते हैं। सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द कॉस्ट टू विच बिजनेस ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग इन्वेंट्री, मतलब अगर जैसे इन्वेंट्री या हमारे पास कोई मशीन है, ठीक है, एंड वी वांट टू बाय अ न्यू मशीन, तो नई मशीन को लाने के लिए हमारा कितना टोटल एक्सपेंस होगा, दैट इज़ लाइक अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि नई मशीन को लेने में हमारा कितना खर्चा आएगा, दैट इज़ अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि उस एसेट को बेचने पे हमें कितने पैसे मिलेंगे माइनस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेलिंग, यानी कॉस्ट टू सेल। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, के मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, कितने हमें खर्चे करने पड़ेंगे इस पे, इसको सेल करने के लिए। और इकोनॉमिक वैल्यू, ये मैंने तुम्हें बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम दी एसेट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे इस और एक करंट कॉस्ट होती है। करंट कॉस्ट लुक्स एट द करंट वैल्यू ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट आइटम बट ऑल्सो टेकिंग इन टू द अकाउंट द एज ऑफ एसेट। इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि करंट कॉस्ट का ऊपर कहीं पे नहीं बताया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एन एसेट विद अ हिस्टोरिक कॉस्ट ऑफ 5 लाख फॉर अ लाइफ ऑफ 5 years वुड हैव कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years ऑफ 3 लाख। हाँ, 5 लाख इसकी कॉस्ट थी, 5 years की इसकी लाइफ थी, दैट मीन्स 1 लाख होगी डेप्रिसिएशन पर ईयर। तो 2 साल बाद 2 लाख की डेप्रिसिएशन लगी। एक सेकंड गाइस, ये पेन काफ़ी मोटा हो गया। सो 2 लाख की इसकी डेप्रिसिएशन होगी, तो 5 लाख माइनस 2 लाख इज 3 लाख। If current new purchase price of the asset at the end of 2 years was 6 lakh, then the value under current cost would be 3,60,000. कैसे? 6 lakh for 5 years, 6 lakh for 5 years, that means 60,000, oh sorry, 1,20,000 per year, that means 1,20,000 per year। तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो माइनस 1,20,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, माइनस 1,20,000 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स आज की डेट में 2 साल बाद इस मशीन की वैल्यू होगी 3,60,000। तो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू थी 3 लाख, लेकिन करंट कॉस्ट अगर सेम मशीन आज परचेज करो 6 लाख की और 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,60,000। सो अंडर करंट कॉस्ट मेथड द वैल्यू विल बी 3,60,000। इसमें ईयर्स पे हमें ध्यान नहीं देना कि कब परचेज है कब सेल, हमें देखना है कि हमने 5 लाख की परचेज की थी और 2 साल बाद इसकी वैल्यू आ गई 3 लाख, और आज की डेट में अगर कोई नई परचेज करता है तो वो आएगी 6 लाख की, उस पर 2 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, तो उस एसेट की 2 साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 360। तो 360 इज द करंट कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये हमारे 4 मेथड होते हैं, हालांकि इसका प्रैक्टिकल आगे नहीं है, आई थिंक, लेट्स सी। तो अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 करते हैं एक बार, ये इससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सबके कैलकुलेशन पार्ट के। तो सबसे पहले आता है, अ कंपनी ओज अ मशीन विच इट परचेज्ड 4 years अगो फॉर 1 लाख, 4 साल पहले 1 लाख की परचेज की थी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन टू डेट इज़ 40,000। आज की डेट में उस पर डेप्रिसिएशन लग के टोटल डेप्रिसिएशन लगी है 40,000। तो 4 साल पहले परचेज की थी और 4 साल की डेप्रिसिएशन लगी है 40,000, दैट मीन्स पर ईयर उस पर डेप्रिसिएशन लगी होगी 10,000। और आज का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 हो गया उसका कैरिंग अमाउंट। The machine could be sold to another manufacturer for 50,000, but there would have been a dismantling cost of 5 lakh। तो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी, 50,000 माइनस 5 लाख, ओ सॉरी 50,000 माइनस 5,000, 45,000 उसकी होगी रिलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट उसकी होगी 60,000। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमारा आंसर आ रहा है 60,000। नेट रिलाइजेबल वैल्यू मैंने अभी निकाली है, दिस इज 45,000। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, to replace the machine with a new version it would cost 1,10,000। अगर हम नई मशीन परचेज करते हैं आज की डेट में, उसका हमारा खर्चा कितना आएगा, 1,10,000। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज सेम एज करंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज काइंड ऑफ सेम एज करंट कॉस्ट। हम अगर एसेट नया परचेज करेंगे तो वो 1,10,000 का होगा, ठीक है। अब द पॉइंट इज, इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी हमारी। अब ये गाइस बहुत ध्यान से देखना गाइस, ये पार्ट थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगेगा,
वैसे नहीं है बट लगेगा। हमने मशीन 1 लाख की परचेज़ की थी, उस पे मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके बताया था कि डेप्रिसिएशन लग रही है 10,000 पर ईयर। तो यानी यूज़फुल लाइफ कितनी होगी एसेट की? 1 लाख डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन ईच ईयर, तो दैट मीन्स 10 ईयर्स। ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है गाइस। हमारे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन पर ईयर मैंने बताई थी तुम्हें 10,000, तो यूजफुल लाइफ आ जाएगी 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, सो दैट इज 10। सो यूजफुल लाइफ एसेट की होगी 10। आज की डेट में अगर एक नई मशीन हम परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी 1,10,000। अब 1,10,000 पे 4 साल डेप्रिशिएट करने के बाद उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? ये तो नई मशीन की वैल्यू है। अब नई मशीन पे अगर हम 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाएं तो इस पर डेप्रिसिएशन ईच ईयर अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 करूं, इट विल बी 11,000। तो 11,000 इंटू 4, 44,000 होगी इस पर टोटल डेप्रिसिएशन। तो आज की डेट की जो इसकी वैल्यू होगी 1,10,000 माइनस 44,000, दैट इज 66,000। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी आ जाएगी मेरी 66,000 कि आज की डेट की जो एसेट की कॉस्ट है, अगर हम देखते हैं नई मशीन 1,10,000 की है, इस पे अगर मैं 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाऊं तो पड़ेगी 66 और वो वाला था 60 का। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 66। अब लास्ट निकालते हैं हम इकोनॉमिक वैल्यू। The cash flow of existing machine is estimated to be 25,000 for next 2 years, followed by 20,000 per year for remaining 4 years of life। कि अगले 2 सालों तक इसकी 25,000 आएगा और उसके अगले 4 सालों में हमें 20,000 पर ईयर आएगा। दैट मीन्स ईयर 1 में 25,000, मतलब नॉट डेप्रिसिएशन वाले ईयर, आगे के जो 6 साल बचे हैं उसके पहले साल में 25,000, अगले साल में भी 25,000, और थर्ड से लेके 6th ईयर इन 4 सालों की है 20,000। ठीक है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल दी हुई है, तो सीधा इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25,000 इंटू 0.909, सो दिस इज 22725। 25,000 इंटू 0.826, ये आ रही है 20650, और 20,000 इंटू सीधा एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर मैंने सबको बताया हुआ है, दिस इज इन तीनों सालों का जो प्रेजेंट वैल्यू है उनका टोटल इज कॉल्ड द एन्युटी रेट। तो 20,000 इंटू 2.619, दिस इज 52380। तो अगर मैं तीनों का टोटल करूं, 22725 प्लस 20650 प्लस 52380, दैट मीन्स इकोनॉमिक वैल्यू जो एसेट की है इट इज़ 95,755। अब इम्पॉर्टेंट बात ये, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ ये चीज़ कि इसमें से हमें हाईएस्ट या लोएस्ट लेनी है, ऐसा कहीं नहीं है। दीज आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। कैसे भी कोई भी बिजनेस कर सकता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, जैसा भी बिजनेस को लग रहा है वो वैसे इसको वैल्यू बुक्स में कर सकता है। ठीक है। अब करते हैं गाइस आगे। ये देखो पहले की 60, देन 45, देन 66 एंड देन 95,755। ठीक है, वेरी सिंपल, इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अब नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव्स टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? हालांकि हमने तो वो देख ही लिया कि 3 और मेथड्स है, रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी हमारी, और प्रेजेंट वैल्यू होगी, और करंट वैल्यू होगी, तो वो भी है। बट उसके अलावा और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं? एज हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज आउट ऑफ डेट एंड पोटेंशियली अंडरस्टेट्स द एसेट वैल्यू एंड overstates profit. Current value accounting has arisen as an alternative. Current value जो हमने क्वेश्चन करा था, this largely takes 2 forms: constant purchasing power CPP और current cost accounting. constant purchasing power और current cost accounting. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं constant purchasing power.
सो की फीचर ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर क्या होती है? अकाउंट्स फिगर्स आर एडजस्टेड टू शो ऑल फिगर्स इन टर्म ऑफ मनी विद द सेम परचेजिंग पावर। इसका एक काम करते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस, मैं पहले इसको अच्छे से पढ़ के इसका कोई क्वेश्चन देख के देन तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? सो गाइस अनफॉर्चुनेटली इसका बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है एज सच प्रैक्टिकल, सो इट कैन बी सेड कि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑल दैट विल कम फ्रॉम दिस माइट इज़ थियोरी। सो थ्योरी इसकी मैंने पढ़ी और मुझे लगी बहुत इजी है थ्योरी। सो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है गाइस, जैसे इंडियन 100 रुपये जो हैं, आज 100 रुपये की जो वैल्यू है, आज से 5 साल बाद, या जैसे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पाँचवा, छठा, 7, 8। सो अगर मैं एक जनरल चीज़ तुमसे पूछूं कि आगे जाते हुए क्या इस 100, अगर हमारे पास ये 100 रुपये हैं, वी हैव नॉट इन्वेस्टेड दैट अमाउंट एनीवेयर, हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं करे हुए, ये अमाउंट सिर्फ हमारे पास कैश की फॉर्म में पड़ा है, 100 का नोट पड़ा है, तो 100 के नोट की आगे जाके वैल्यू बढ़ेगी या गिरेगी? अब वैल्यू बढ़ना गिरना मतलब क्या होता है कि इस 100 रुपये से आज लेट से अगर 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट आती है तो हम 5 चॉकलेट्स खरीद सकते हैं, तो आगे जाके हो सकता है वो चॉकलेट महंगी हो जाए, इन्फ्लेशन, ठीक है ना, प्राइसेस बढ़ जाए, तो हो सकता है 5 की जगह 4 चॉकलेट आए, हो सकता है 2 साल बाद 3 चॉकलेट्स आए, 2 चॉकलेट्स आए, हो सकता है चौथे 5वें साल में हमें एक ही चॉकलेट मिले, जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आज 100 रुपये की सेम 5 चॉकलेट आ रही हैं, अगले साल 6 चॉकलेट आएंगी, क्योंकि नॉर्मली हर कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। सो पॉइंट इज़, अब इन्फ्लेशन जो चल रहा है, हर साल का एक इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, तो हमें नहीं पढ़ना उसके बारे में, इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है, कैसे है, वो नहीं पढ़ना, जस्ट समझना है। तो 100 रुपये की आज की वैल्यू 100 है फर्स्ट ईयर में, आगे जाके हो सकता है यहाँ 98 हो, यहाँ 92 हो, यहाँ हो सकता है 93 भी हो जाए, फिर यहाँ पे 95, या चलो 92, यहाँ 89, यहाँ 82, यहाँ 80, यहाँ 76, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो मुझे अपनी बुक्स में एसेट को किस वैल्यू का दिखाना है? मैंने लेट से 100 रुपये का एक एसेट परचेज़ किया था, तो 100 रुपये का मैंने एसेट परचेज़ किया था, सेकेंड ईयर में वो कितने का दिखाऊंगा मैं? 92 का। तो पहले साल मैंने दिखाया उसको 98, तो मेरा 2 रुपये का क्या हो जाएगा? लॉस, वो लॉस में दिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर मैंने दिखाया उसको 92, अब बुक्स में था 98, अब हो गया 92, तो मेरा 6 रुपीज़ का हो गया लॉस। अब अगले साल इसकी वैल्यू बढ़ गई, 93 होगी, मैंने 93 बुक्स में दिखाया, तो 1 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। फिर 1 रुपये का लॉस, देन 3 का लॉस, देन 7 का लॉस, देन 2 का लॉस, देन 4 का लॉस, जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे करके हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह। सो अकाउंट्स फिगर आर एडजस्टेड टू शो ऑल फिगर्स इन टर्म ऑफ मनी विद सेम परचेजिंग पावर। अ जनरल प्राइस इंडेक्स जो मैंने बताया था इज यूज्ड फॉर दिस, अप्लाइंग द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, के जनरली इन्फ्लेशन किस लेवल पे हर साल बढ़ती है। Figures in the statement of profit and loss account and financial position are adjusted by the CPP factor. CPP factor मतलब ये वाला कि जो फैक्टर चल रहा है। अब अगर मैंने एसेट मान लो 1 लाख का परचेज किया था और ये मेरा इंडेक्स है, तो अभी तो वैल्यू 1 लाख है, अगले साल कितनी हो जाएगी इसकी? 98,000, अगले साल 92,000, देन 93,000, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब CPP फैक्टर इंडेक्स एट रिपोर्टिंग डेट डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑन इनिशियल रिकग्नाइजेशन, मतलब 1 लाख को अगर मुझे 5th ईयर में दिखाना है तो 5th ईयर की वैल्यू कितनी है? डिवाइड बाय 89/100, कि आज की डेट का इंडेक्स कितना है? CPP, और इनिशियल डेट का इंडेक्स क्या था? तो वो आ जाएगी मेरी वैल्यू 89,000। इस तरह से हम CPP फैक्टर्स के भी बुक्स में एसेट की वैल्यू दिखाते हैं। In converting the figures in basic historical cost accounts into those in CPP statement, a distinction is drawn between monetary items and non-monetary items. अब monetary and non-monetary items क्या होती हैं, एक बार ये देख लेते हैं। So guys, monetary items and non-monetary items basically कुछ खास नहीं है। monetary items basically क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे मेरे पास कैश है या मेरे बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, या मेरे रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स मतलब मुझे किसी से 1 लाख रुपीज़ आने हैं,
पेबल्स हैं, मुझे किसी को 1 लाख रुपीज़ देने हैं, या लोन कैपिटल है मेरा, मैंने लोन लिया हुआ है 1 लाख का जिस पे इतनी ईएमआई है। समझ आ रहा है? जैसे मेरे पास 1 लाख कैश है, ठीक है, मेरे बैंक में भी 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब रिसीवेबल्स हैं, उनसे मेरे को 1 लाख रुपए लेने हैं, पेबल्स को मुझे 1 लाख रुपए देने हैं, लोन लिया हुआ है मैंने 1 लाख का। अब पॉइंट ये है कि इन सब के ऊपर सीपीपी इंडेक्स काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़, अब रिसीवेबल 1 लाख हैं, चाहे 2 महीने हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल, मुझे इनको 1 लाख ही इनसे आने हैं। पेबल को 1 लाख है तो 1 लाख ही देने हैं, लोन अगर 1 लाख का है मुझे 1 लाख ही रिपे करना है। सो ये वैल्यू सीपीपी से मॉनिटरी आइटम्स जो होती हैं एक एसेट के अंदर, ये मॉनिटरी आइटम्स पे सीपीपी नहीं लगता। और जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स होते हैं सच एज इन्वेंट्री, बेसिकली स्टॉक जो हमारे पास है, जिसके लिए हमने पे कर दिया और वो स्टॉक हमारे पास आ चुका है, वो चीज़ हमारे पास आ चुकी है, इट्स नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, जैसे नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री, दीज आर नॉन मॉनिटरी आइटम्स, इसके ऊपर सीपीपी लगता है, ठीक है। तो सिंपल, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि मॉनिटरी आइटम जैसे कैश, बैंक, रिसीवेबल्स, इनके ऊपर सीपीपी मॉडल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता इनके ऊपर सीपीपी मॉडल? क्योंकि ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। और जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स हैं इस पे सीपीपी लगता है क्योंकि हमने ये चीज़ परचेज करके रख ली है, ठीक है। सो ये हमारा होता है कांस्टेंट परचेजिंग पावर मेथड। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ सीपीपी आर, सबसे पहला, सीपीपी अकाउंटिंग इज बोथ सिंपल एंड ऑब्जेक्टिव, इट रिलायज ऑन स्टैंडर्ड इंडेक्स, इट एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड देयरफॉर इज अ ट्रू सिस्टम ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जैसा कि हमने बताया था कि इन्फ्लेशन से ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स परचेजिंग पावर, कि आज की डेट में उस एसेट की परचेजिंग पावर कितनी है, शेयर होल्डर्स, मतलब बेसिकली वो एसेट परचेज किया जा सकता है या नहीं, कि आज की डेट में अगर सेम एसेट है तो उसकी वैल्यू इतनी है। अब आता है उसके डिसएडवांटेजेस, इसके लॉसेस। सो इट फेल्स टू कैप्चर इकोनॉमिक सब्सटेंस व्हेन स्पेसिफिक और जनरल प्राइस मूवमेंट डाइवर्ज। बेसिकली इसका मतलब क्या है? हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एसेट पहले भी 1 लाख का था, अब भी 1 लाख का है, लेकिन अगर प्राइस चेंज हो गया, अब 1,20,000 हो गया, 1,30,000 हो गया एसेट का प्राइस, वहाँ पे हमारा ये सीपीपी इंडेक्स काम नहीं करेगा। द अनफैमिलियरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ करंट परचेजिंग पावर यूनिट्स। अब जैसे फैमिलियरिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है, हमें इस चीज़ का पता नहीं है एक तरह से कि आगे इन्फ्लेशन उतनी ही रहेगी या नहीं रहेगी, हम जनरल मान के चल रहे हैं। उसके बाद सीपीपी डज नॉट शो करंट वैल्यूज ऑफ द बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो उनकी करंट वैल्यू नहीं बताता कि आज की डेट में अगर हमें एसेट परचेज करना है और आज की डेट के सेम एसेट की वैल्यू कितनी होगी। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एसेट हमारा है 2 साल बाद इतनी डेप्रिसिएशन लगी है, नया एसेट अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हमें नहीं बताता। द जनरल प्राइस इंडेक्स इज यूज नॉट नेसेसरली अप्रोप्रिएट फॉर ऑल एसेट्स इन द बिजनेस, कि जो भी प्राइस इंडेक्स यूज़ हुआ है ज़रूरी नहीं है सारे एसेट्स पे यही प्राइस इंडेक्स लगे, क्योंकि कई एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरती है जैसे मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल, और कई एसेट्स की वैल्यू बहुत कम गिरती है लाइक बिल्डिंग। द फिजिकल कैपिटल ऑफ बिजनेस इज़ नॉट मेंटेन, फिजिकल कैपिटल मतलब इन द सेंस कैश की फॉर्म में जैसे हमारा होता है, इट्स नॉट मेंटेन, इसमें कैश का कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब करंट कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा हमने पढ़ा था, एक हमने ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। दिस इज़ लाइक करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये था उसका एग्जाम्पल, हमने ऑलरेडी करा हुआ है, तो अब इसको जल्दी से डिटेल में कर लेते हैं। इट्स स्मॉल चैप्टर, जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, द की फीचर्स ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन डिप्राइबल वैल्यूज और वैल्यू टू द बिजनेस। इन्वेंट्री एंड नॉन करंट एसेट्स आर वैल्यूड एट डिप्राइबल वैल्यू। ओके, अभी देखते हैं आगे इसको। मॉनिटरी एसेट्स आर नॉट एडजस्टेड, हम मॉनिटरी एसेट्स लाइक कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड लोन्स इसको एडजस्ट नहीं करते। एन एडिशनल चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट्स द डिप्राइबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विद इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। एन एडिशनल चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट्स डिप्राइबल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन। बेसिकली अगर इन्वेंट्री में कुछ भी लॉस हुआ है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा,
और अगर एसेट में कोई भी चेंज हुआ है तो वो जाएगा डेप्रिसिएशन में। ये तो हमें पता ही है कि एसेट पे जो भी वैल्यू कम होती है वो डेप्रिसिएशन में जाती है। इन्वेंट्री की वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो उसका इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बिकॉज कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है, तुम सबको याद होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। So current cost or replacement cost accounting is not a single system of accounting. There are several variants. We will concentrate on general principles, in particular those relating to inventory and non-current assets. हम सिर्फ इन दोनों के लिए current cost method में क्या लगता है वो follow करेंगे. So current cost statement of profit and loss is charged with the value to the business of the assets consumed during the period. Basically depreciation, ये हमने ऊपर already पढ़ लिया. The current cost statement of financial position reflects the current value of inventory. Current cost statement में वो current value बताता है. I don't think इसका guys अभी कोई फ़ायदा है, इसका practical करेंगे तो ज़्यादा easy रहेगा. मैं काम करता हूँ, पहले इसका practical बताता हूँ. अच्छा, इसका भी practical नहीं है. चलो, जैसे हमने ऊपर current cost पढ़ा था, हमने एसेट 1 लाख का परचेज़ किया था, 40,000 की उस पर डेप्रिसिएशन लगी थी, तो आज की वैल्यू थी हमारी बुक्स में उसकी 60,000. ठीक है, आज की डेट में अगर वो एसेट हम परचेज करें वो पड़ेगा हमें 1,10,000 का. सो 1,10,000 का एसेट 4 साल बाद इस एसेट की वैल्यू कितनी होगी, डेप्रिसिएशन लगेगी इस पे 44,000, तो आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू होगी 66,000. इसकी होगी 60, इसकी होगी 66. तो हम अपनी बुक्स में करंट कॉस्ट दिखाएंगे. अब करंट कॉस्ट जब दिखाएंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी बैलेंस शीट के अंदर हमारी 66,000 वैल्यू आएगी. अब पहले वैल्यू थी 60,000, अब है 66, तो हमारा 6 का एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, तो द करंट कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज चार्ज विद द वैल्यू टू द बिजनेस ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड. इन पर्टिकुलर चार्जेस ऑफ कंज्यूमिंग इन्वेंट्री वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, एंड नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन आती है, आर बेस्ड ऑन करंट रादर देन हिस्टोरिकल वैल्यूज़. हर साल हम कैलकुलेट ये करेंगे कि अगर सेम एसेट परचेज करना हो, उस पर टोटल कितनी डेप्रिसिएशन हो, तो हर साल क्या वैल्यू होगी, दैट वैल्यू वी विल रिकॉर्ड इन बुक्स. करंट कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट के अंदर हमारी करंट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आती है कि ये वाली वैल्यू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी वैल्यू कम ज़्यादा हुई है वो प्रॉफिट या लॉस आएगा. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ करंट कॉस्ट अकाउंटिंग इज इट इज़ रेलिवेंट टू यूजर्स, कि आज की डेट में उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है. एक चीज़ जो पहले 1 लाख की थी आज वो 1,20,000 की है, तो 1,20,000 वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट करना ही ठीक होता है. यूजर्स विल बी एबल टू असेस द करंट स्टेट एंड और रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. हाँ, फिजिकल कैपिटल इज मेंटेन्ड. सो एज अ फिजिकल कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक काम करते हैं, हम गूगल असिस्टेंट से पूछते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या है, देन मैं वहाँ से तुम्हें बहुत ही मतलब जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ. तो लेट्स आस्क, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? Here's a summary from ClearTax. Physical capital refers to assets, such as building, machinery, and vehicles, which are owned and employed by an organization. The assets constitute fixed capital means that they are not consumed in the process of production. थोड़ा बहुत समझ आएगा इस? तो फिजिकल कैपिटल बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड व्हीकल, वो हमारी बुक्स में मेंटेन रहते हैं, वो हम बेसिकली उसकी वैल्यू कम नहीं होती. जो एक्चुअल वैल्यू है वही वैल्यू हमारी बुक्स में शो होती है. उसका जैसे इन्फ्लेशन में तो चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, सब कुछ बढ़ते हैं, सेल्स नहीं हुई, अगर इकोनॉमिक वैल्यू कम है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. यहाँ पे फिजिकल कैपिटल इज मेंटेन, जो हमने पैसे दिए हुए हैं वही बुक्स में शो होते हैं. एसेट्स आर स्टेटेड एट देयर वैल्यू टू द बिजनेस, सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी है. अब इसके नुकसान क्या हैं? पॉसिबली ग्रेटर सब्जेक्टिविटी एंड लोअर रिलायबिलिटी देन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब लोअर रिलायबिलिटी क्यों बोल सकते हैं? जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब मैंने इस एसेट के लिए इतना खर्चा किया हुआ है, अब मार्केट पे वो एसेट आज की डेट में कितने का है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. मैंने तो खर्चा उसका 1 लाख किया था, अब आज की डेट में अगर वो एसेट 60,000 का हो गया
तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। अगर 60,000 पे मैं बुक्स में दिखाऊंगा तो ठीक है, कई यूजर्स के लिए ठीक है, बट मेरे लिए मैंने तो 1 लाख खर्चे हुए हैं ना, मेरे पास बिल भी 1 लाख का प्रॉपर। तो इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट से ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है। लैक ऑफ फेमिलियरिटी। अब फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है? नोन। नोन मतलब कि जैसे कहते हैं ना, वी आर फैमिलियर विद दिस, हमें उसके बारे में पता है। अब यहाँ पे हमें इसकी करंट कॉस्ट के बारे में नहीं पता होता। कॉम्प्लेक्स, इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हर साल चेंजेस करना, सब कुछ करना। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली एडजस्ट वैल्यूज ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स, नॉट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सिर्फ नॉन मॉनिटरी एसेट्स पे करता है, बाकी और किसी एसेट पे नहीं ये चीज़ लगती। ठीक है, सो दीज आर डिसएडवांटेजेस। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसके बारे में, अब इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, ये वैसे हमने डिसएडवांटेजेस में इनडायरेक्टली पढ़ ही लिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक था हमारा CPP और CAA, ये जो ऑल्टरनेटिव हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। इन दोनों मेथड्स के अंदर हमारा क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट इज, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू ऑब्टेन अ इंडेक्स। सेकेंड, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ सूटेबल मार्केट वैल्यू ऑफ स्पेशलाइज्ड आइटम। ठीक है ना, अब मार्केट स्पेशलाइज्ड आइटम की मार्केट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ हमने असेंबल करके बनवाई है और वो चीज़ मार्केट में इजीली नहीं मिलती, अब उसकी कॉस्ट तो निकल ही नहीं सकती। देयर मे बी नो इंटेंशन टू रिप्लेस द एसेट। हम चाहते ही नहीं एसेट को रिप्लेस करना भाई। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग तो रिप्लेसमेंट में चलती है ना, कि हमने परचेज किया था 1 लाख का, आज की वैल्यू है 1,10,000, तो अगर आज तुम परचेज करोगे तो 1,10,000 का पड़ेगा। भाई हमें परचेज ही नहीं करना, हमारा एसेट अभी 6-7 साल और चल सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। देयर मे बी नो मॉडर्न इक्विवेलेंट एसेट ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। बेसिकली सेम एसेट मिलना बहुत मुश्किल है, 2-3 साल में तो काफ़ी सारे मॉडल ही चेंज हो जाते हैं। अगर तुम आज सैमसंग का टैब लो, जैसे सैमसंग टैब S6 है मेरा, तो अब तो सैमसंग टैब S7 आ गया, अब S8 भी आ चुका है, S6 तो आना ही बंद हो गया। तो उस टाइम की S6 की मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालें? इट्स नॉट पॉसिबल। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो फटाफट से थ्योरी है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बिजनेस दैट कुड बी मोस्ट हेविली अफेक्टेड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग विद अ सिस्टम बेस्ड ऑन करंट वैल्यूज। कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? सॉल्यूशन, बिजनेसेस विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी मोस्ट हेविली अफेक्टेड बाय चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग टू करंट वैल्यू। पहला, large quantity of inventory held for longer period of time, the resulting adjustment will impact heavily on the statement of profit and loss account। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, 6-7 साल पुराना स्टॉक है, तो वो वाला स्टॉक, अब 6-7 साल पुराना स्टॉक डज नॉट ऑलवेज मीन जो हर 2-3 महीने में बिक जाए। कई बार बहुत हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो 3-4 साल बाद बिकती हैं, उनको बनने में ही साल लग जाता है। तो वो मशीन अगर 6 साल से पड़ी है, तो वो वाली मशीन को अगर हम करंट कॉस्ट पे लिखेंगे स्टॉक को, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है स्टॉक की वैल्यू कम हो या उस मशीन की वैल्यू गिर गई हो, तो हमारा तो बहुत लॉस हो जाएगा बुक्स में अगर हम स्टॉक की वैल्यू कम कर दें वो चीज़। हाई लेवल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक्वायर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, द रिजल्टिंग डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट विल एडवर्सली इफेक्ट प्रॉफिट। हम अभी तक हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे कर रहे थे, एकदम से हमने जब करंट कॉस्ट मेथड यूज़ किया तो हमारी डेप्रीसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एग्जांपल, एसेट, आज की डेट में चीज़ें महंगी हो गई हैं। एसेट 8 साल पहले बिल्डिंग 10 लाख की थी, आज की डेट में वो बिल्डिंग 1 करोड़ की हो गई है, तो 1 करोड़ पे डेप्रीसिएशन इससे बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉफिट्स तो हम बिजनेस में उतना ही कमाएंगे ना, प्रॉफिट्स में तो चेंज आया नहीं है, तो होगा क्या कि डेप्रीसिएशन की वजह से हमारे काफ़ी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। वो चीज़, हाई लेवल ऑफ मॉनिटरी एसेट्स, a charge is made to statement of profit and loss account reflecting their fall when the price are rising। high level of monetary assets जैसे cash, payables and all, a charge is made to the statement of profit and loss to reflect their fall in value when prices are rising। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे कैश है हमारा, तो हालांकि कैश में CPP नहीं लगता, बट कैश अगर हमारे पास रखा हुआ है और हमने कैश को कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, तो वो कैश आज की डेट में जो 10 लाख है, जो परचेजिंग पावर उसकी तब थी, आज उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आएगा।
हाई लेवल ऑफ बोरिंग, अ क्रेडिट इज मेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू रिफ्लेक्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग इन इन्फ्लेशनरी आइटम। सेम हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, हम बैंक को पैसे अभी नहीं दे रहे, हम बैंक को पैसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो देने तब भी 100 थे, बाद में भी 100 हैं, हर साल 100 देने हैं। तो दैट इज़ यहाँ पे मैंने जो 100 रुपये दिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, आगे जाके इन 100 रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब पहले 100 से 5 चॉकलेट आती थी, आज 4 आती हैं, फिर 3 आती हैं। तो आज अगर आज मुझे कोई 1000 रुपये मांगे तो शायद मैं ना दे पाऊँ, 1000 रुपये इज़ अ बिग अमाउंट। लेकिन आज से 4 साल बाद अगर मुझसे कोई 1000 रुपये मांगेगा तो मे बी शायद मैं दे दूँ, क्योंकि तब 1000 की वैल्यू नहीं रहेगी। तो सेम वे अगर 4 साल बाद 1000 लोन तो 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। हम जब बैंक से लोन लेते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट होती है, हमें हर साल हर महीने जैसे 1000 रुपये पे करने हैं। तो 4 साल बाद तो मैं ऐसे ही 1000 रुपये निकाल दूंगा कि चल ठीक है यार, निकलते रहेंगे तो पता भी नहीं चलता। सो दैट मीन्स हमारा उस टाइम पे आज के 1000 रुपये के अकॉर्डिंग उस टाइम की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम होगी, और तब 1000 रुपये की वैल्यू बहुत गिर जाएगी। तो वो हमारा एक तरह से बेनिफिट हो जाएगा। अभी बेनिफिट कैसे है, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो टू डिग डीपर इनटू दैट। सिंपल, अगर हमारे पास कैश रखा हुआ है तो आगे हमारा लॉस होगा, अगर हमने लोन लिया हुआ है जो रीपे कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसका लॉस कैसे होगा। हमने किसी बंदे से 1 लाख रुपए लेने थे, मैं इन दोनों का एग्जाम्पल तुम्हें डिफरेंट तरीके से कराता हूँ। हमने किसी से 1 लाख रुपए लेने थे, अब पॉइंट इज उस बंदे ने 2 साल लगा दिए हमें 1 लाख रुपए देने में। अब आज की डेट में जो 1 लाख की वैल्यू थी, 2 साल बाद तो 1 लाख में चीज़ें कम आएंगी। आज 1 लाख में जैसे काफ़ी लेट से एप्पल का फ़ोन आ जाता है, हो सकता है 2 साल बाद 1 लाख में एप्पल का फ़ोन आए ना, एप्पल का फ़ोन 2 लाख का हो जाए, पॉसिबल। दैट मीन्स मैं उसको क्या बोलूँगा भाई 2 साल बाद कि भाई तू अगर तब देता पैसे तो शायद मैं उसको कहीं इन्वेस्ट कर देता, कुछ रिटर्न्स आ जाते। मेरे को तो 2 साल बाद तू 1 लाख रुपए दे रहा, तो मेरी तो 1 लाख की वैल्यू गिर गई, तो वो लॉस हो जाएगा। सेम वे अगर तुम्हें किसी को देने थे 1 लाख आज और तुम 2 साल बाद उसको 1 लाख दे रहे हो, तो वाइस वर्सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो सेम चीज़ ये दोनों बता रहा है इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग में यही, और हमने पढ़ा भी था कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तभी नॉर्मली ये मेथड यूज़ नहीं होता, हम जनरली हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है कैपिटल मेंटेनेंस, और गाइस ये चैप्टर होता है ख़त्म। अब व्हाट इज़ कैपिटल मेंटेनेंस। सो गाइस कैपिटल मेंटेनेंस का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कैपिटल मेंटेनेंस ये कहता है कि जैसे हमारे प्राइसेस लेवल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो हमने पढ़ा था चेंजेस इन प्राइसेस लेवल, प्राइस इंडेक्स, तो ऐसा ना हो कि प्राइस इंडेक्स के चेंजेस की वजह से हम शेयर होल्डर्स में ज़्यादा पैसे बांटें ताकि आगे जाके हमें दिक्कत आए। अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आई नो, मैंने तभी तुम्हें बताना था कि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको बहुत तसल्ली से समझना। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये तुम पढ़ लेना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखो हुआ क्या, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया था ऑन 1 जनवरी विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, कि 1 लाख कह रहा हूँ, 1000 रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे। दिस इज़ यूज टू परचेज 100 यूनिट्स एट 10 ईच, कुछ स्टॉक परचेज करना था 100 यूनिट्स 10 का, विच आर सोल्ड फॉर 1100 का हमने सेल करा। सो दैट मीन्स हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि हाँ जो प्रॉफिट कमाए वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो बिजनेस कैसे चलेगा, 1000 रुपये उनकी कैपिटल थी, 100 रुपये बिजनेस में प्रॉफिट आया, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बिजनेस के अंदर दोबारा से 1000 रुपये रह गए। उन्होंने चीज़ 1000 की खरीद के 1100 की बेची, 1100 की बेची, तो 100 रुपये प्रॉफिट उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस में दोबारा से 1000 रुपये रह गए। फिर आगे उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ किया इसका, फिर दोबारा 1100 का बेचा, फिर 100 का प्रॉफिट हुआ, वो विड्रॉ कर लिया, और आगे बिजनेस में 1000 रह गए। एक तो सर्कल ऐसे ही चलता रहा, मतलब इसमें मैं ग्रोथ नहीं बोल रहा, फिजिकल कैपिटल इज़ नॉट ग्रोइंग, तो वो मेंटेन हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट है,
अब अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, देखो पॉइंट ये है कि अगर ये सिचुएशन है और आगे जाके जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस पहले हमने 100 यूनिट्स परचेज करे थे 10 के, अब आगे जाके 100 यूनिट हमें पड़ते हैं 10.75 का, सेल वैल्यू पे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, आगे जाके 100 यूनिट हमें पड़ता है 10.75 का, दैट मीन्स 10.75 इंटू 100, 1075 हमारी कॉस्ट आएगी। अब पॉइंट इज, इस साल के बाद हमने 100 रुपये जो प्रॉफिट कमाया था हमने वो सारा विड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया, एक साल ख़त्म। एक साल के बाद जब हमारे पास 1000 रुपये पड़े थे, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि यार प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। आज की डेट में अगर हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल तो हमें 1075 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स या तो तुम कम स्टॉक परचेज करो, 99 यूनिट्स या 98 यूनिट्स परचेज करो, जितने भी आएंगे 95 94, लेकिन उससे तो बिजनेस डिक्लाइन होता चला जाएगा अगर ऐसे करते रहेंगे। या तो ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन बिजनेस। सो इस चीज़ के लिए, ताकि हमारी जो कैपिटल है, हमारे प्रॉफिट रेगुलर कांस्टेंट रहें और इन प्राइस चेंजेस का इफेक्ट जो हो वो बिजनेस पे ना पड़े, बिजनेस की कैपिटल कंटिन्यू रहे, उसके लिए इन्होंने क्या तरीका निकाला। इनको पता है कि हमें हर साल 100 यूनिट तो परचेज करने हैं, अगर ग्रो नहीं करना तो 100 यूनिट परचेज करेंगे। इन्होंने ये देखा कि आज की डेट में स्टॉक कितने का परचेज होता है, 1075 का। आज की डेट में स्टॉक कितने का परचेज होता है, 1075, और सेल होता है 1100 का। दैट मीन्स देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट हुआ 25, देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 25। तो हम 100 रुपीज़ पूरे साल के बीच में विड्रॉ नहीं करने देंगे उनको। मतलब साल के एंड में जब प्रॉफिट देखा, कैलकुलेट किया और पैसे बांटने थे, उन्होंने कहा हम 100 रुपये नहीं बांटेंगे, हम बांटेंगे 25, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट है 25। 25 क्यों? क्योंकि प्राइसेस जो बढ़े थे वो प्राइसेस बढ़े थे हमारे, तो प्राइस बढ़ गए प्रोडक्ट के, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ 25। तो हम बिजनेस से सिर्फ 25 ही विड्रॉ कर सकते हैं। पैसे टोटल कितने आए थे 1100, 25 उन्होंने विड्रॉ कर लिए। 1100 टोटल बिजनेस में आए थे सेल करके, 25 उन्होंने विड्रॉ कर लिए। आज की डेट में अब बैलेंस कितना रह गया 1075। अब 1075 का हम 100 यूनिट्स, पहले भी 100 यूनिट्स हमने परचेज करे थे 1000 के, अब हम 1075 के 100 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स द कैपिटल इज मेंटेन्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैपिटल मेंटेनेंस, कि हम वो जो प्राइस इंडेक्स है उसका इफेक्ट निकाल के प्राइस इंडेक्स के बाद अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालें, कि हमारे जो प्राइसेस में प्रोडक्ट के चेंजेस हो गए थे, हम उन चीज़ को अपनी कॉस्टिंग में इंक्लूड करके, कि हमने जो स्टॉक परचेज किया था वो महंगा हो गया है, दैट मीन्स हमारा एक तरह से लॉस हो गया है, उस लॉस को भी बुक्स में दिखा के देन एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करें और इस प्रॉफिट को हम विड्रॉ करें, ना कि जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने पहले 100 रुपीज़ का देखा था। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आगे जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये मैं तुम्हें नहीं करा रहा। ये एग्जाम्पल क्या बताया हुआ है कि हमारे प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो खरीद है हमारी 1150 की, सेल हुई है 1100 की, तो ये तो वैसे ही हमारा लॉस हो गया। और जब हमारा लॉस होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉस हो गया तो पैसे तो और कम रह जाएंगे, तो दैट मीन्स हमारी तब तो कैपिटल डिट्रॉइट या कम तो होगी ही होगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आया हाउ कैन वी मेंटेन दी कैपिटल, कि प्राइसेस अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हम कैपिटल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फिजिकल, अब दो टाइप की कैपिटल होती हैं, एक होती है फिजिकल कैपिटल, एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस सेट असाइड प्रॉफिट in order to allow the business to continue to operate in current level of activity. In practice, this tend to mean adjusting opening capital by specific price range. Opening capital by specific price range. अब ये जो मैंने तुम्हें बताया था this was logic. अब एक्चुअली हम इसको बुक्स में कैसे शो करते हैं, बिजनेस में कितने पैसे लगे थे 1000, और 1000 रुपये में हम 100 यूनिट्स परचेज कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में अगर हमें यूनिट्स परचेज करने हैं तो हमें कितने चाहिए होंगे 1075। आज की डेट में हमें 1075 चाहिए होंगे। तो लॉजिक क्या है,
हमने 1000 के पहले 100 परचेज किए थे, आज 1075 के 100 आएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है वो की है 1075 आज के रेट के अकॉर्डिंग। देखो ओनर ने 100 यूनिट्स तो परचेज करे थे, ठीक है ना। सो गाइस, सॉरी बीच में आई गॉट अ कॉल। सो क्या किया था मैंने ये बताया था, हम ये बोलेंगे कि ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 1075 ही करी है। एक हमारा फॉर्मूला था जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ 1000 नहीं लेके चलेंगे। हम जब ईयर एंड हो गया और ईयर एंड पे हमें पता चला कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो 100 यूनिट्स का प्राइस होता है 1075। सो हम ये मान के चलेंगे ओनर ने बिजनेस में 1075 इन्वेस्ट करें, ठीक है, 100 यूनिट्स के लिए। और आगे हमें सेल करके पैसे कितने आए, 1100। सो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 25। और 25 ही ओनर विड्रॉ कर सकते हैं ताकि आगे भी हमारे पास 1075 बिजनेस में रह जाए और वही पैसा आगे हम और स्टॉक परचेज करने के लिए लगा दें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है? अब गाइस फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में और दूसरी वाली में क्या डिफरेंस था बेसिकली, देखो यहाँ पे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हमने बेसिकली पढ़ा था स्पेसिफिक प्राइस चेंजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में हम मान के चलते हैं इसको जनरल प्राइस चेंजिंग। जैसे इन्फ्लेशन में जो हमारी जनरल प्राइस चेंजेस होते हैं उसको कंसीडर करके हमारा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस बनता है। तो एक ही चीज़ है जैसा हमने वहाँ पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पे है। द ओनली डिफरेंसेस, जैसे उधर वाले केस में हमने क्या किया था, जो भी हमारे प्रॉफिट थे हमने कैपिटल को ले लिया था अपनी करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, ओपनिंग कैपिटल को। तो वी कैन मेजर द इंक्रीज इन मॉनिटरी टर्म्स, मनी फाइनेंशियल कैपिटल, और इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर, रियल फाइनेंशियल कैपिटल। पहले मैं रियल फाइनेंशियल कैपिटल बताता हूँ विच इज़ दिस। सो कांस्टेंट परचेजिंग पावर, रियल फाइनेंशियल कैपिटल इज एग्जैक्टली सेम एज दैट पार्ट। अब यहाँ पे जैसे अगर हमें ये बोला गया है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट के 5% से बढ़ गए हैं, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ बीन इंक्रीज थ्रू टू 5 रुपीज़, 5% सॉरी। तो सेम केस जैसे ओपनिंग कैपिटल हमारी 1000 थी, तो हम ओपनिंग कैपिटल पे प्लस कर देंगे 5% ऑफ 1000, तो यानी हमारी ओपनिंग कैपिटल हम मान के चलेंगे 1050। सेल वैल्यू इज कांस्टेंट, सेल तो हमारी 1100 की हो रही है, तो सेल अगर 1100 की हो रही है तो हमारे प्रॉफिट कितने रह गए, 50। ऑल्दो चाहे बिजनेस में एक्चुअल कैश जो है वो 100 का आया हो, प्रॉफिट तो 100 का आया होगा, लेकिन हम वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं देखते। हम एज पर जो प्राइस चेंज इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कि जो भी हमारी चीज़ें हैं उनके प्राइसेस 5% से बढ़ गए। तो पहले 1000 थी, अब 5% से बढ़ गया, दैट मीन्स आज का उसका प्राइस हो गया 1050। सो ओपनिंग कैपिटल हम लेंगे 1050, सेल वैल्यू हमारी थी 1100, तो जो प्रॉफिट हम अपनी बुक्स में मानेंगे वो मानेंगे 50, और चाहें तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये है कांस्टेंट परचेजिंग पावर। अब आता है मॉनिटरी टर्म्स। अब मॉनिटरी टर्म्स क्या है? मॉनिटरी टर्म्स सिंपल जो हमारी नॉर्मल कैपिटल थी, नॉर्मल कैलकुलेशन, इसमें हम इंडेक्स का कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाते, इंडेक्स का इफेक्ट नहीं दिखाते। हम सिंपल बोलते हैं ओनर ने 1000 रुपये लगाए थे, गुड्स परचेज करे, 1,10,000 के सेल कर दिए, प्रॉफिट हो गया हमारा 100, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में लर्न करना है इसको कि जो हमारा फिजिकल प्राइस चेंज होता है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, दैट इज ऑन स्पेसिफिक प्राइस चेंज, कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो गए। कैलकुलेशन का तरीका इसका भी बिल्कुल सेम है। हम ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, और सेम वे जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है उसमें भी हम सेम तरीका कांस्टेंट परचेजिंग पावर में सिर्फ जो मार्केट रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल चेंज कर देंगे फॉर नॉर्मल आइटम्स, एंड मॉनिटरी आइटम्स के लिए हम सिंपल कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे तुम नॉर्मल इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, तो ज़्यादा इस पर फोकस मत करना, अपना रिलैक्स होकर बस इसको पढ़ो और थोड़ा बहुत समझ लो। अब आता है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट बेसिस आर रेफर टू इन बोर्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कौन सा मेजरमेंट है? करंट कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू, प्रेजेंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो हमारा ये वाली वैल्यू करंट कॉस्ट, फ्यूचर वैल्यू कहीं नहीं है, फ्यूचर वैल्यू कहीं नहीं है। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट इसमें नहीं है, जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट तो नॉर्मल हम फॉलो करते हैं। सो योर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करते हैं। रॉस कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,50,000 फॉर 2019 बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, रॉस कंपनी हैड ओपनिंग कैपिटल ऑफ 10 लाख, specific price range increased during the year by 20% and general price indices by 5%. How much profit should Ross record for 2019 under 3 different capital maintenance concept? तो 3 different capital maintenance, एक था physical maintenance, एक था monetary, एक हमने लास्ट क्या पढ़ा था, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, मैं भी इंसान हूँ, constant power purchasing। वैसे उसके सॉल्यूशन में लिखा था फिजिकल, रियल फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट, मनी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी का, क्योंकि मनी का हमारा आंसर जो है प्रॉफिट था इतना। ठीक है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, इतना हमारा प्रॉफिट था। तो मनी वाले में तो हम कुछ दिखाते ही नहीं है। सो अंडर मनी फाइनेंशियल में 3 लाख दिखा रहा है, तो ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, 350 अंडर मनी तो ये हो सकता है, 350 अंडर मनी ये हो सकता है, 150 अंडर मनी हमारा ये हो ही नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि मनी वाले में तो प्राइस जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही रहेगा, इसमें तो हम इंडिसेस का कोई इफेक्ट दिखाते नहीं है। अब है जनरल प्राइस इंडिसेस हमारे 5% से बढ़ गए। अब देखो सिंपल सी बात, ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, 3,50,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, सॉरी 10 लाख, ओपनिंग थी हमारी 10 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा हुआ था वो हुआ था 3,50,000। दैट मीन्स हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 10 लाख, ओ सॉरी 13,50,000। ये है हमारी एक्चुअल क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें ओपनिंग कैपिटल एडजस्ट करके प्रॉफिट चेंज करना है। स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस इंक्रीज ड्यूरिंग बाय 20%। तो 20% ऑफ 10 लाख, तो 10 लाख पे अगर मैं 20% ऐड कर दूं, सो मेरा ओपनिंग कैपिटल बनता है 10 लाख प्लस 10 लाख का 20%, तो ये आता है मेरा 12 लाख। तो 12 लाख आता है मेरा ओपनिंग, क्लोजिंग तो मैंने बताया था सेम ही रहता है, क्लोजिंग कैपिटल विल बी 13 लाख, सो प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 1,50,000 एज पर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो 1,50,000 इसमें फिजिकल का है 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो सी ही होना चाहिए। तो 1,50,000 अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को एक बार ये वाला भी तरीका बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि रियल फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट से हमारा आंसर कैसे आएगा। अब फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या फॉलो करते हैं? जनरल प्राइस इंडिसेस। तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, तो 10,50,000 मेरी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल थी 13,50,000, आई थिंक एक जीरो यहाँ पे कम है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। तो प्रॉफिट एज पर रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज 3 लाख। सिंपल, वेरी इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। Next question. Which of the following concepts measures profit in term of an increase in productive capacity of an entity? अब productive capacity of an entity कौन बताता है? हमारा physical capital maintenance। क्योंकि physical cap देखो ये हमने पढ़ा नहीं, हिस्टोरिकल में तो हमें पता था प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बारे में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं इसको, वी कैन कॉल इट फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एज वेल। लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जो होता है वो चलता है हमारा बेसिकली जनरल पे, और फिजिकल चलता है हमारा, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस चलता है प्रोडक्ट वाइज स्पेसिफिक। तो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी जो होगी वो हर इंडस्ट्री की अलग होगी। दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ही प्रोडक्टिविटी हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करता है। नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement is true about historical cost accounts in term of rising prices? अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल में क्या होगा? ये मैंने तुम्हें बताया था,
प्रॉफिट जो हमारे होंगे वो ओवरस्टेट होते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कम चार्ज करते हैं, और एसेट्स मेरे अंडरस्टेट होते हैं क्योंकि एक्चुअल वैल्यू एसेट्स की ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए, प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड इन एसेट, तो यस, ऑप्शन ए इज़ दी राइट आंसर। अब देखो बी कह रहे हैं एसेट विल बी ओवरस्टेटेड, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। डेप्रिसिएशन ओवरस्टेटेड, डेप्रिसिएशन तो अंडरस्टेट होती है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर एसेट की वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा लगनी चाहिए, बट हम पुरानी कॉस्ट पे दिखा रहे हैं जो कम थी, तो डेप्रिसिएशन हम कम चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑल्सो इज अंडरस्टेटेड। हमने 1 लाख का एसेट परचेज किया था जो आज 1,20 का है, तो हम डेप्रिसिएशन 1 लाख का, लेट्स से 10 ईयर्स की लाइफ है, तो 10,000 चार्ज कर रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन आज की एसेट के अकॉर्डिंग 12,000 चार्ज करनी चाहिए। दैट मीन्स हम चार्ज कर रहे हैं इतनी, तो डेप्रिसिएशन इज अंडरस्टेटेड। ठीक है ना? सो हमारा आंसर है ए। और इसी के साथ गाइस ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में तुम्हारे को मैंने वीडियो के अंदर मैं चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आई हैव सीन समथिंग एंड आई हैव लर्न दिस कि हाउ कैन यू डू इट, तो चैप्टर में तुम्हें वीडियो के नीचे चैप्टर्स मिलेंगे फर्दर कि हर टॉपिक पे देयर इज़ अ पॉज, यू कैन, इफ़ यू वांट टू स्पेसिफिकली चेक अ टॉपिक, तुम सीधा उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में तो सीधा उस टॉपिक पे पहुंच जाओगे। ठीक है? जैसे कई बार क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रिवाइज करना है तो तुम्हें पूरी वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा, तुम डिस्क्रिप्शन में देखना, जो स्पेसिफिक टॉपिक तुम्हें रिवाइज करना है सीधा उस पर क्लिक कर देना। ठीक है? चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।